नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और जीएमआर कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, सब कुछ ठीक होगा और भगवान के आशीर्वाद से होना भी चाहिए। हम लोग अपना टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका आज सेकेंड पार्ट है। अभी हम लोगों ने कल उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कशन किया था। आप उस पर एक शानदार सा नोट्स बनाएं और मुझे भेजें। अगर आप लोग अच्छा नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिएगा, करते रहेंगे, मंजिल ज़रूर मिलेगी। और अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आज से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे काम का रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है और रिज़ल्ट ज़रूर आता है। आप काम करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा। इसके साथ ही अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ और आपको डिस्कशन करना चाहूँगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेके बैंक क्लर्क तक का एग्ज़ाम, करंट अफेयर का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। इसलिए डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। बिना न्यूज़पेपर के कुछ भी संभव नहीं है और दूसरे पर आश्रित होने से अच्छा है आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि आज के वर्तमान युग में आपको किसी शिक्षक की करंट अफेयर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम कांग्रेस के कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा था, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत पढ़ा था, तड़ित चालक का सिद्धांत पढ़ा था और उसके पहले 4 अधिवेशन पढ़े थे। आप सब बच्चों को याद होगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन वो कहाँ हुआ था? मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। अब आज का काम शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, कांग्रेस का माफ़ी चाहूँगा, कांग्रेस का अधिवेशन 1896 का अधिवेशन, 1896 का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता यानी कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे रहमतुल्ला शियानी साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बेटा, वंदे मातरम जो है वो वर्तमान समय में आप सब बालक जानते हैं कि ये वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला शियानी साहब ने की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। प्रारंभ में ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा वाला? कि प्रारंभ में ये वंदे मातरम जो है वो बेटा संस्कृत में था, लेकिन बेसिकली इसे लिखा गया बंगाली भाषा में या बांग्ला भाषा में। बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे तमिलनाडु में एक व्यक्ति थे जिनका नाम मुझे याद, बीरामन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षक एग्ज़ाम दिया। उसमें पूछा गया कि वंदे मातरम किस भाषा में लिखा हुआ था। ऑप्शन थे संस्कृत और बांग्ला। वो बंगाली भाषा या बांग्ला भाषा लगा करके आए और उनका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो गया, जिसकी वजह से उनका 1 नंबर कम आया और उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। बीरामन हाई कोर्ट गए। तब हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भैया जो ये वंदे मातरम था वो प्रारंभ में था संस्कृत में, लेकिन लिखा गया बांग्ला में या बंगाली भाषा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, अब सुनिएगा,
इसको इंग्लिश में, ये संस्कृत में था, बंगाली में लिखा गया और इसे इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में जो है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो अरविंद घोष ने लिखा है। अरविंद घोष ने इसे जो है इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया है और इसे उर्दू भाषा में, बेटा इसे उर्दू भाषा में जो है वो किसने ट्रांसलेट किया, वो आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इसे उर्दू में लिखा और इसे लयबद्ध करने का काम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। इसे लयबद्ध करने का काम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। उसके बाद अगली चीज़ मैं बता दूं, जो वर्तमान में इसकी लय है, वंदे मातरम की लय जो है वर्तमान में इसको जो लिरिक दी है वंदे मातरम को, वो दी है यदुनाथ सरकार। ये सरकार ने इसको लयबद्ध किया था, वंदे मातरम को लयबद्ध किया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन वर्तमान की जो लयबद्ध है या वर्तमान में जो इसको किया गया है लयबद्ध, वो किया गया है यदुनाथ सरकार के द्वारा। दोबारा से सुनिएगा, 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम वर्तमान में भारत का राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्रदान की। अच्छा, इस वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। प्रारंभ में ये संस्कृत में था लेकिन लिखा ये बांग्ला में गया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद अरविंद घोष ने किया, उर्दू में इसका अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया और इसे लयबद्ध जो किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। वर्तमान में जो हम इसको गाते लयबद्ध किया वो यदुनाथ सरकार ने किया है। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये जो आनंद मठ है बेटा, इस पुस्तक में आनंद मठ जो पुस्तक है उसमें बेटा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। सन्यासी विद्रोह मतलब जब अंग्रेज भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे तो बंगाल के, बिहार के, अवध के, बेसिकली बंगाल के सन्यासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। और बेटा ये पहला विद्रोह था अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में होने वाला पहला विद्रोह। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में होने वाला पहला विद्रोह तो वो सन्यासी विद्रोह है। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो वो सन्यासियों के द्वारा किया गया था। और वो सन्यासियों के द्वारा किया गया था जिसे सन्यासी विद्रोह कहा गया है। और इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। ऐसा। चलिए, ये हमारा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन कंप्लीट हो गया। फिर 1896 के बाद, 1896 के बाद हम अपने अगले सेशन, महत्वपूर्ण सेशन, वैसे बहुत सारे हुए हैं लेकिन हम अपने 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन को पढ़ने जा रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हैं तो सुनिएगा ज़रा। 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन में पहला आता है आपका बेटा
1901 1901 का अधिवेशन, और फिर आता है 1904 यानी 1904 का अधिवेशन। 1901 का और 1904 का ये दोनों ही अधिवेशन जो हैं वो कलकत्ता यानी कलकत्ता में हुए थे। दोनों ही अधिवेशन जो हैं वो कलकत्ता में हुए थे, चाहे आपका 1901 का हो चाहे 1904, माफ़ी चाहूँगा, ये 1904 वाला अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ है। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दिनसा वाचा, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दिनसा वाचा, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके हेनरी कॉटन, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हेनरी कॉटन। दोबारा से सुनिएगा, 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। 1904 का अधिवेशन मुंबई में हुआ, अध्यक्ष थे हेनरी कॉटन। बेटा, इस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया। ये पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी इस समय साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेके 1902 में फिर से भारत से साउथ अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया और इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। दूसरा 1904 का अधिवेशन जो मुंबई में हुआ, इसके अध्यक्ष थे हेनरी कॉटन, और इसमें पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। ये पहला अधिवेशन था जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। ये पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। 1904 का मुंबई अधिवेशन, हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे और ये पहला अधिवेशन था जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। अब हम आगे देखते हैं, अगला अपना महत्वपूर्ण अधिवेशन देखते हैं और वो है आपका 1905 1905 का अधिवेशन। 1905 1905 का अधिवेशन, ये 1905 का अधिवेशन जो है वो हुआ था आपका बनारस में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। दोबारा सुनिएगा, 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ, महत्वपूर्ण है, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी शब्द का, आजकल आप देख भी रहे हैं, वैसे भी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया, या हम कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन क्यों आरंभ हुआ, क्या कारण थे, कैसे कारण थे, तो इस वाले टॉपिक पर हम लोग जब बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, इससे अगला ही अपना टॉपिक बंगाल विभाजन है, तो बंगाल विभाजन में हम लोग स्वदेशी को डिस्कशन करेंगे। अभी 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और इसमें स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में एक संस्था की भी स्थापना की थी जिसका नाम था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके राजनीतिक गुरु थे गोविंद महादेव रानाडे। गोविंद महादेव रानाडे ये इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। गोविंद महादेव रानाडे को बेटा महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके दो विद्यार्थी थे, ये भी आप नोट कर लें। यानी जो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके दो राजनीतिक गोखले जो थे
उनके जो दो राजनीतिक स्टूडेंट थे, छात्र थे, एक थे महात्मा गांधी। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के जो है पहले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और दूसरे इनके जो राजनीतिक विद्यार्थी थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के ही राजनीतिक गुरु थे। और ये जो थे, ये महात्मा गांधी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा गोखले कह कर के पुकारते थे। पुण्यात्मा गोखले कह कर के गांधी जी उन्हें पुकारते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ये जो हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो गांधी जी से क्या कहते, वो गोपाल कृष्ण गोखले से क्या कहते थे, वो कहते थे आपका ऋषि गोखले के नाम से ये मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो उनको पुकारते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को तिलक ने एक बड़ा शानदार सा नाम दिया है, और वो है भारत का रत्न, ये नाम दिया है। जबकि मोतीलाल नेहरू ने इन्हें स्वशासन का देवदूत कहा है। अब जरा हम इतने विषय को देखें, इतने विषय को समझें तो 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ, और बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। इसमें पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। स्वदेशी आंदोलन यहीं से प्रारंभ हुआ। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोविंद महादेव रनाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगली चीज़ बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी इन्हें पुण्यात्मा गोखले कहते थे, महात्मा गांधी इन्हें पुण्यात्मा गोखले कहते थे, और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो इन्हें ऋषि गोखले कहते थे। तिलक जो हैं वो इन्हें भारत का रत्न कहते थे, और मोतीलाल नेहरू इन्हें स्वशासन का देवदूत कहते थे। अब चलिए आगे हम लोग अपने विषय को देखते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं। ये 1905 का अधिवेशन है। अब अगला नेक्स्ट सेशन जो है, अगला कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो हुआ है आपका 1906 में, 1906 में 1906 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। 1906 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है। ये होता है कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई नेहरू जी जो है वो इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई नेहरू जी। अच्छा, अब सुनिएगा, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। ये भी बंगाल आंदोलन से रिलेटेड है, बंगाल आंदोलन से संबंधित है, बंगाल विभाजन से संबंधित है। बेटा स्वराज्य शब्द, स्वराज्य स्व का मतलब होता है अपना, और राज्य का मतलब होता है शासन, यानी अपना शासन। हमारा देश है तो हमारा शासन होना चाहिए। इसमें पहली बार जो है वो स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें पहली बार जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। कभी आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कौन था,
कौन सा था जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जो है वो दादा भाई नौरोजी थे। और बेटा शानदार सा पॉइंट ये है, अल्टीमेट क्वेश्चन ये है कि बेटा ये वाला क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि स्वामी दयानंदन स्वामी दयानंदन सरस्वती जी जो थे वो क्या थे बेटा? पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। देखो कभी क्वेश्चन आए कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आए दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर आपको सही लगाना है स्वामी दयानंदन सरस्वती। स्वामी दयानंदन सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ जो हैं वो दादा भाई नौरोजी इस समय 1906 में लंदन में थे, लेकिन इनको फ़ोन करके बुलवाया गया। क्यों फ़ोन करके बुलवाया गया? क्योंकि यहाँ कांग्रेस आपस में लड़ने लग गई थी। कुछ नेता ये कह रहे थे कि भैया ऐसा है, गरम दल के नेताओं को अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरे क्या कह रहे थे? दूसरे कह रहे थे ना, दूसरे को नेता, नरम दल के नेता को अध्यक्ष बनाया जाए। अब होता क्या है, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, सूरत में अधिवेशन होता है। और ये सूरत के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। अब सुनिएगा, ये जो रास बिहारी घोष जो थे वो नरम दल के या उदारवादी, मैं नरम दल लिख दे रहा हूँ, मॉडरेट, नरम दल के नेता थे। पहले आप जान लो कि हमारे देश में दो नेता थे, एक थे रास बिहारी घोष और दूसरे थे रास बिहारी बोस। ये दोनों नेता अलग अलग हैं, रास बिहारी घोष अलग हैं और रास बिहारी बोस अलग हैं। ये जो थे आपके रास बिहारी घोष जो हैं वो नरम दल के नेता थे और रास बिहारी बोस जो हैं वो गरम दल के नेता थे। ये नरम दल के नेता थे और ये गरम दल के नेता थे। ये जो हैं रास बिहारी बोस जो हैं वो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। अब सुनिएगा, हमारे देश में क्या होता है, ये जो नरम दल वाले नेता थे और गरम दल वाले नेता थे, नरम दल वाले नेता इस बात में भरोसा करते थे कि अंग्रेज़ सरकार को एप्लीकेशन दो और कहो कि भैया डियर अंग्रेज़ सरकार, डियर अंग्रेज़ भैया, प्लीज़ आप हमारा देश छोड़ करके चले जाओ, हमें हमारा शासन दे दो। जबकि गरम दल के नेता क्या कहते थे, एक काम करो, बस गोली मार दो, और ये डरेंगे और अपने आप देश छोड़ करके चले जाएंगे। इसी बात को लेके, आज़ादी प्राप्त करने के तरीकों को लेकर के गरम दल के नेता इस आंदोलन में क्या हो गए, लड़ गए। गरम दल के नेता इस आंदोलन में आपस में लड़ गए, नरम दल और गरम दल, और यहाँ तक कि मारपीट हो गई इनमें। और कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई, एक था गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा था नरम दल। और नरम दल को हम लोग मॉडरेट कहते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट है और ये मॉडरेट हैं। अच्छा, अगली चीज़ स्टार्ट करते हैं, अगली बात स्टार्ट करते हैं कि 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और आज़ादी प्राप्त करने के तरीकों को लेकर कांग्रेस के नेता आपस में लड़ गए और यहाँ गरम दल तथा नरम दल नामक दो कांग्रेस के भाग हो गए, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। बात बाकी इस पर हम जानकारी जब 1907 का अलग से स्पेशल आगे सेशन पढ़ेंगे तब हम और डिस्कशन करेंगे 1907 का। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे विशन नारायण धर।
बिशन नारायण धर जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। जनगण मन जो वर्तमान में हमारे देश का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान है, जनगण मन को गाया गया। और आप सब बालक जानते हैं कि इस जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इसे सबसे पहले 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसे राष्ट्रगान को तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से 1912 में प्रकाशित किया गया था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है और इसका शीर्षक जो था वो था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे पब्लिश किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी जिसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर और इसमें जनगण मन गाया गया। 24 जनवरी 1950 को हमारे देश की संविधान सभा ने क्या किया, इस जनगण मन को राष्ट्रगान की उपाधि या राष्ट्रगान का जो है वो सिंबल दिया। अब 1911 के बाद अब हम लोग अगला सेशन पढ़ते हैं और वो है 1916। और 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ साहब? लखनऊ में हुआ, हमारे लखनऊ में हुआ। और लखनऊ वाले के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो हैं, ये मजूमदार जो हैं वो इसके अंबिका चरण मजूमदार जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, लखनऊ के अधिवेशन में क्या हुआ था बेटा, कि जो ये गरम दल और नरम दल था, जो ये गरम दल और नरम दल था, ये दोबारा से एक हो गया। कांग्रेस के नेताओं को समझ आ गई थी, गरम दल वाले नेताओं के पास कोई भी भारतीय नागरिक जो है, कोई भी युवा जाता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये हिंसा में भरोसा करते थे और पुलिस इन्हें आतंकवादी मानती थी। पुलिस उठा ले जाती थी, थाने में बहुत सारी गतिविधियां होती थी, इसीलिए जो है गरम दल से कोई जुड़ना चाहता नहीं था। और नरम दल वाले नेता बुजुर्ग नेता हो गए थे, एप्लीकेशन देते रहते थे तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसमें कुछ चल नहीं पा रहा था, तो लोग उससे भी नहीं जुड़ रहे थे, इसीलिए गरम दल और नरम दल को वापस से मिला दिया। और इसके साथ साथ एक और काम हुआ। क्या काम हुआ कि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की प्रणाली को क्या कर लिया गया, पृथक निर्वाचन की प्रणाली को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। पृथक निर्वाचन की प्रणाली को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें गरम दल और नरम दल दोबारा से एक हो गए और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली जो मुस्लिम लीग की थी उसे कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम क्या होता है? आप में से किसी बच्चे को पता हो कि सेपरेट इलेक्शन सिस्टम क्या होता है तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? और मैं तो आपको बता ही दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं तो बता ही दूंगा। अगली क्लास में हम बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन के बाद हम मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे। जब हम मुस्लिम लीग को पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको यहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली बहुत अच्छे से समझाऊँगा।
चलिए 1916, 1917 कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन। देखो बेटा, होता ये है कि हम लोग अगर जैसे अभी मैंने एक दो वाक्य पे मैंने ऐसा बोला कि इसे हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। जैसे पृथक निर्वाचन प्रणाली है, जैसे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, जैसे लखनऊ अधिवेशन ही है, हम इन पर विस्तार से डिस्कशन करने लगें तो हमारे जो वर्तमान के टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। एक क्लास 1 घंटे की मैक्सिमम हो सकती है, अब उसमें हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस करें, दोबारा से डिस्कशन करें तो कोई मतलब नहीं बनता है। पहले हम इसको ख़त्म कर लें, फिर जहाँ जहाँ टॉपिक आपके सारे क्लियर होंगे मैं आपको बता दूं, इस क्लास में, इस सेशन में यहाँ मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा हूँ। यूपीपीसीएस प्री को टारगेट करके मैं आपको यहाँ क्लासें दे रहा हूँ। तो 1917 का अधिवेशन जो है, 1917 का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे, कलकत्ता वाले की जो अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो हैं वो क्या थी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और ये प्रथम महिला थी और ये फर्स्ट लेडी थी, प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ये प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद कभी भी आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर बेटा 1918 का अधिवेशन, 1918, 1918 का अधिवेशन जो है वो हुआ था कहाँ आपका, 1918 में। 1918, इसको ज़रा सुनिएगा, 1918 का अधिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। वास्तव में कहानी ये होती है, वास्तव में मैटर ये होता है कि बेटा इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, माफ़ी चाहूँगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं 1918 कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, वास्तव में इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लेकिन ये क्या थे, ये गरम दल के नेता थे। पहली बात, गरम दल के नेता थे। दूसरी बात, इनको जो है वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें क्या कहा, भारतीय अशांति का अग्रदूत। इन्हें भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा। किसने अग्रदूत कहा इन्हें, तो वो कहा आपका अग्रदूत कहा। किसने कहा, वैलेंटाइन चिरोल ने। तो ये जो हैं बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो लंदन चले गए, काय के लिए, इन वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का केस करने के लिए। इसी वजह से इनके स्थान पर जो है वो मदन मोहन मालवीय साहब को, इसीलिए इनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था। एक बात, बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे, वो वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का अग्रदूत बताया, इसीलिए इस वैलेंटाइन चिरोल पर केस करने वो लंदन चले गए। इसीलिए इनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। जब बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बना दिया गया तो नरम दल के नेताओं को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जरा इस बात को समझिएगा, नरम दल के नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी और नरम दल के नेताओं ने 1918 में भारतीय उदारवादी संघ का गठन किया। भारतीय उदारवादी संघ का गठन किया और ये बेटा कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन था।
1918 में भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई और ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। चलिए फिर उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं 1918। कभी आपसे पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ है। दूसरा विभाजन कब हुआ, 1918 में, और कहाँ हुआ है, वो आपका हुआ दिल्ली में। और यहाँ जो है उदारवादी नेताओं ने जो है भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हम अभी उदारवादी, उग्रवादी यानी नरम दल के नेता और गरम दल के नेताओं पर भी डिस्कशन करेंगे। 1918 के बाद अगला कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो होता है 1924 में, 1924 में, 1924 में, 1924 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है। और 1924 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बेलगांव में। और बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है बेटा, कर्नाटक में। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके महात्मा गांधी। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में पहली बार, इस अधिवेशन में बेटा पहली बार 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, और ये एकमात्र अधिवेशन था, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष जो है वो गांधी बने। 1924 का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। अगला हम लोग डिस्कशन करें, ये है आपका कब का, 1924 का। फिर 1925, 1905 का, 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ है, कानपुर। अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और इस अधिवेशन में बेटा ये जो सरोजनी नायडू हैं, ये आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले, मैं लिख दे रहा हूँ, आज़ादी से पहले कांग्रेस की एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष। ये कांग्रेस, आज़ादी से पहले कांग्रेस की एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू। वैसे मैं आपको बता दूं कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष बनी हैं आज़ादी से पहले। कौन कौन थी, तो सबसे पहले जो थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी, पहली जो थी वो थी आपकी एनी बेसेंट, जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एनी बेसेंट। दूसरी जो थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और तीसरी जो थी आपकी वो थी नीलनी सेन गुप्ता। ये नीलनी सेन गुप्ता जो है वो इसकी पहली अध्यक्ष, वो 3 महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नीलनी सेन गुप्ता। ये दोनों ये भी और ये भी, ये दोनों महिलाएं विदेशी थी। और सरोजनी नायडू जो हैं वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। काय से पहले बेटा, उससे आज़ादी से पहले 1925 का अधिवेशन। फिर 1925 के बाद अब हम अगली बात करते हैं 1929 का अधिवेशन। 1929, 1929 का अधिवेशन। 1929, 1929 का अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में बेटा पहली बार क्या किया गया, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। और इसी अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी
1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं हम लोग, ये भारत की आज़ादी का या भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या कहानी थी इसकी लाहौर अधिवेशन की, तो ये हम असहयोग आंदोलन से पहले पढ़ेंगे। एक बात नोट करने की है और वो क्या है बेटा कि 1930 एकमात्र ऐसा वर्ष था, 1930 एकमात्र ऐसा वर्ष था जिसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया? क्योंकि इस समय गांधी जी ने जो है देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा था। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसलिए 1930 एकमात्र ऐसा वर्ष था जिसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगला अधिवेशन 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बेटा इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की मांग की गई। काय की मांग की गई? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। फिर उसके बाद अगला कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो 1937 में कहाँ हुआ बेटा? फैजपुर। और फैजपुर कहाँ है बेटा? वो महाराष्ट्र में है। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इससे पहले कोई भी अधिवेशन या इसके बाद कोई भी अधिवेशन जो है वो गांव में नहीं हुआ। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फिर उसके बाद जो है ये लास्ट सेशन है कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन। वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहाँ है बेटा? वो है आपका जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है बेटा आपका? तो वो है मध्य प्रदेश। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आपके, इस त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस अधिवेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है, सुनिएगा। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए दो लोग खड़े थे। एक व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ये दो लोग थे। ये जो पट्टाभी सीतारमैया थे इनको गांधी जी समर्थन दे रहे थे, गांधी जी के प्रत्याशी थे, ये गांधी जी के कैंडिडेट थे, इन्हें गांधी जी ने खड़ा किया था। चुनाव हुआ और चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के प्रत्याशी थे वो इलेक्शन हार गए। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए, निराश हुए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया।
और इस्तीफा जब इन्होंने दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। दोबारा सुनिएगा, 1939 का त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और लास्ट पॉइंट, एकदम लास्ट पॉइंट बेटा, ये वाला पेपर में आपके ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बेटा नोट कर लीजिए आप लोग, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवित राम भगवान दास कृपलानी। इनको हम लोग शॉर्ट में एक नाम और देते हैं, आचार्य JB कृपलानी। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जीवित राम भगवान दास कृपलानी यानी JB कृपलानी थे। ये आज हम लोगों ने कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को पढ़ा है कि कौन सा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ और उससे जुड़ी हुई एक कोई महत्वपूर्ण बात जो आपके पेपर में आ रही है या आने लायक है। इस तरह का टॉपिक आज हमने पढ़ा। अपनी कल की क्लास में हम पहले उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी इन तीनों युग का डिस्कशन करेंगे। आप इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और हमारे साथ शेयर करिएगा। इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।